नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 17 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज परम पवित्र पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। डोटासरा बोले, राजस्थान सरकार में ही रिसाव हो रहा है, इनको विधानसभा स्तर में एक्सपोज करेंगे, बैठक में नहीं आने वालों को पदों से हटाएंगे। मैं दोस्तों, कांग्रेस की बैठक में पायलट का फोटो नहीं हुआ विवाद, समर्थकों ने नाराजगी जताई। डोटासरा बोले, भाजपा का काम मत कीजिए, हम उनके विरोधी नहीं है। इसी के साथ ही 9 दिन में दूसरी बार आज जयपुर आएंगे पीएम मोदी। आज पीकेसी और ईआरसीपी का करेंगे शिलान्यास। 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। मैं दोस्तों, राजस्थान के कई शहरों में तापमान माइनस में जाएगा। इस सीजन पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4 दिन भीषण ठंड पड़ेगी। मैं दोस्तों, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के स्पोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली, मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। इसी के साथ ही सीतारमण बोली, नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले, आप जेएनयू से पढ़ी हैं, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से। आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी होगी, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है। मैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बोला, जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे है। याचिकाकर्ता से पूछा, मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की आपने पहचान कैसे की। मैं दोस्तों, टीएमसी ने पूछा, कांग्रेस बताई ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सीएम भी बोल चुके हैं, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ये ठीक बात नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, राजस्थान के फोन टैपिंग केस में आई बड़ी अपडेट। ओएसडी रहे लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। अशोक गहलोत की अब बढ़ेगी मुश्किलें। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। डोटासरा बोले, राजस्थान सरकार में ही रिसाव हो रहा है, इनको विधानसभा स्तर में एक्सपोज करेंगे, बैठक में नहीं आने वालों को पदों से हटाएंगे। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव से सरकार को जोड़कर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की तो सरकार में ही रिसाव हो रहा है, गैस रिसाव तो होगा ही, इनकी तो सरकार में ही रिसाव हो रहा है। किसानों के सम्मेलन में कृषि मंत्री नहीं जा रही है, जीएसटी की वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री नहीं जा रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीते दिन पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संगठन को लेकर कहा कि बैठक में नहीं आने वाले नेताओं को पार्टी अब आराम देगी और उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं जयपुर में कोचिंग में बेहोश हुए स्टूडेंट्स के मामले में डोटासरा ने कहा कि मैं किसी एक कोचिंग के लिए टिप्पणी करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जहां भी जो भी कानून के मुताबिक नहीं है, कमियां हैं, उसको सरकार को चिन्हित करना चाहिए और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि इससे गंभीर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सरकार में कुछ नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हुए एक एएसआई की मौत हो जाती है, इन्हें कोई बात नहीं करनी। कोचिंग में बच्चे बच्चियां बेहोश हो जाए, इनको कोई बात नहीं करनी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करनी है। डोटासरा ने कहा कि इनके तो दिल्ली से पर्ची आई है और गुजरात से जो व्यापारी आ रहे हैं उनको सस्ती जमीन लुटवानी है। प्रदेश की जो संपदा है उसको लूटने के लिए सब षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्हें तो हम विधानसभा का स्तर आ रहा है उसमें एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस की बैठक में पायलट की फोटो न होने पर विवाद, समर्थकों ने नाराजगी जताई। डोटासरा बोले, भाजपा का काम मत कीजिए, हम उनके विरोधी नहीं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बैनर पर राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का फोटो नहीं होने के मुद्दे पर बीते दिन विवाद हो गया। पायलट समर्थक पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान सचिन की फोटो न लगाने पर आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया, लेकिन पायलट समर्थक पदाधिकारी इससे सहमत नहीं हुए और कई तलख कमेंट भी किए। इस पर डोटासरा ने तक कह दिया कि आप भाजपा का काम मत कीजिए, सब नेता एक है। साथ ही कहा कि हम पायलट साहब के विरोधी भी नहीं है। वहीं बैठक के दौरान पहले प्रदेश चीफ नरपत मेघवाल और इसके बाद विभा माथुर ने पोस्टर में सचिन पायलट की फोटो न लगाने पर नाराजगी जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि बैठक के बैनर पर सचिन पायलट का फोटो नहीं है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। हम एक तरफ पार्टी को मजबूत करने की बात करते और दूसरी तरफ फोटो तक नहीं लगाते। वहीं बैठक में जब पायलट समर्थक नेताओं ने बैनर पर उनका फोटो न होने पर सवाल उठाए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। वे बोले कि प्रदेश पदाधिकारियों के बैनर पर किसके फोटो होंगे ये एआईसीसी से पैटर्न तय है, इसमें प्रोटोकॉल तय है। इस पर पायलट समर्थक नेता विभा माथुर ने कहा कि जब मौजूदा पदाधिकारियों के फोटो का प्रोटोकॉल तय है तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की फोटो भी तो लगी है, उनकी फोटो किस प्रोटोकॉल के तहत लगी है। पायलट समर्थक नेताओं के सवाल उठाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एक है, हम सचिन पायलट के विरोधी नहीं है। वे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस को निर्देश देने वाले पद पर है, हम उनके विरोधी नहीं है। सब एकजुट, आप इस तरह की बातें करके बीजेपी का काम आसान मत कीजिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि कांग्रेस में अनबन हो और उनकी बातें बाहर आए, जबकि सभी नेता एकजुट है। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आएंगे पीएम मोदी। आज पीकेसी और ईआरसीपी का करेंगे शिलान्यास। 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा।
देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। वे यहां आज यानी मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पीकेसी और ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मोदी ने 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। पीएम आज सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर 12:10 पर आएंगे। वे यहाँ विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद पीकेसी और ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के 21 जिलों को पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। राजस्थान के कई शहरों में तापमान माइनस में जाएगा। इस सीजन पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 दिन भीषण ठंड पड़ेगी। देखिए दोस्तों, राज्य में अब सर्दी का असर तेज होगा। अगले 4 दिन प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से इस सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शेखावटी के फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों में भी पारा 0 या माइनस से भी नीचे जा सकता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से 20 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर सीकर में बीते दिन न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार पिछले 6 दिनों से यहाँ का न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक का कहना है कि कोहरा न आने के कारण तापमान में गिरावट जारी है। उत्तरी शीतलहर का प्रभाव अभी बना रहेगा और जब तक कोहरा नहीं आएगा तब तक तापमान माइनस में या फिर उसके आसपास ही रहने की संभावना है। दोस्तों, कोटपुतली और बहरोड क्षेत्र में बीते दिन सीजन की सबसे कड़ाके की सर्दी दर्ज की गई है। जिले के बानसूर कस्बे में बीते दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बानसूर के रामपुर में खेतों में फसलों पर ओस की बूंदे भी बर्फ में बदल गई। वहीं मौसम विभाग ने आज से शेखावटी एरिया में सर्दी और तेज होने की आशंका जताई है। इसके लिए यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में आज यानी 17 से लेकर 19 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा फतेहपुर चूरू में भी तेज सर्दी का अलर्ट है। झुंझुनू हनुमानगढ़ नागौर बीकानेर समेत उत्तरी राजस्थान के अन्य जिलों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में अगले 4-5 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ इन 4-5 दिनों में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा है। इसके कारण जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बर्फीली हवाएं अब सीधे मैदानी राज्यों में आएंगी। इससे राजस्थान के साथ हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिन कड़ाके की सर्दी रहेगी। कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार को मिलेंगे लैपटॉप। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 655 अधिकारियों की लिस्ट तैयार की। जनता से जुड़े काम नहीं अटकेंगे। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार रेवेन्यू का काम देखने वाले फील्ड अधिकारियों को लैपटॉप देगी। इसके तहत जिलों में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के अलावा सहायक कलेक्टर भी शामिल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर 655 अधिकारियों की सूची तैयार करके इसकी खरीद करने के लिए कहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आमजन के रेवेन्यू से जुड़े कामों की पेंडेंसी जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल सरकार ने बजट में इस बार घोषणा की थी कि रेवेन्यू से संबंधित काम में शामिल फील्ड अधिकारियों को सरकार लैपटॉप देगी ताकि काम में तेजी आए और लोगों के काम समय पर हो। ई फाइलिंग सिस्टम शुरू होने के बाद लैपटॉप के जरिए अधिकारी घर पर भी अपने लंबित कामकाज का निस्तारण कर सके, इसके लिए सरकार ने ये घोषणा की है। राइजिंग राजस्थान में बिना बुलावे आए उन्हें खाना नहीं मिला होगा। मंत्री खर्रा बोले, पिछली सरकार से कम खर्च किया, किसानों को 25% विकसित जमीन देकर कॉलोनी बसाएंगे। कांग्रेस ने निवेश के लिए जो कार्यक्रम किए उनमें खर्चा ज्यादा किया, लेकिन 5 से 7% प्रस्ताव धरातल पर दिखे, जबकि हमारे 4 साल के शासन में राइजिंग राजस्थान के सभी प्रस्ताव धरातल पर उतर जाएंगे। ये बात यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार ने इस कार्यक्रम को लेकर जो खर्च किया था हमने उनसे कम खर्च किया। पिछली सरकार ने रिप्स 2022 को जारी कर दिया, लेकिन उसके नियम कायदे जारी नहीं किए। उनके समय में जो निवेश के प्रस्ताव हुए उसमें से केवल 5 से 7% प्रस्ताव ही धरातल पर उतरे हैं। हमारे यहाँ जो प्रस्ताव हुए उनमें से लगभग सभी प्रस्ताव 4 साल में धरातल पर उतर जाएंगे, जो राजस्थान के विकास और आर्थिक गति को बढ़ावा देंगे। राजस्थान के कई जिलों को पानी और सिंचाई का पानी देने की परियोजना का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आज खुद आ रहे हैं। ये कार्यक्रम भी कांग्रेस को बेतुका लगता है तो फिर वो चाहते क्या। राइजिंग राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की ओर से खाना कम पड़ने की वीडियो डालने पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान से कोई भी बिना खाना खाए नहीं गया। कई ऐसे लोग होंगे जो बिना बुलाए होंगे, जिन्हें जयपुर की भाषा में लड़ाक कहा जाता है। उन्हें भोजन नहीं मिला तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी हर निवेशक को भोजन मिला है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली, मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। देखिए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बीते दिन संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। प्रियंका ने ट्वीट
ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था, सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करे और उन्हें रुकने के लिए मजबूर करे। वहीं दोस्तों, जब प्रियंका से अब इस बैग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ और मेरा विचार क्या है, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कौन तय करेगा। ये तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, मैं इसे नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। मैं दोस्तों, लोकसभा में प्रियंका बोली सरकार बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर आवाज भी उठाए। लोकसभा में बीते दिन प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ वो ये है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। बीते दिन विजय दिवस भी था। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे पहले मैं 1971 के युद्ध में हमारे लिए लड़ने वाले वीर जवानों को नमन करना चाहती हूँ। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों, हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैं उन्हें नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे देश विजयी हुआ। सीतारमण बोली नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले आप JNU से पढ़ी हैं, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी है, कर्म नहीं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में बीते दिन संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हो गई। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। इस पर खड़गे ने कहा कि जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे वे आज शिक्षा दे रहे हैं। जब संविधान बना तो इन लोगों ने इसे जला दिया था। जिस दिन संविधान अपनाया गया था इन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पुतले जलाए थे। RSS के नेता संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। वहीं खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से ग्रेजुएट है। मैंने म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। निर्मला जी की अंग्रेजी और हिंदी अच्छी होगी लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला जय श्री राम नारा लगाना अपराध कैसे है, याचिकाकर्ता से पूछा मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने वाले मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ FIR रद्द करने के 13 सितंबर के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहीं कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, ये अपराध कैसे हो सकता है। मैं दोस्तों, ये मामला दक्षिण कर्नाटक जिले के कडाबा पुलिस स्टेशन का है। याचिकाकर्ता हैदर अली ने 25 सितंबर 2023 को पुलिस में कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दोनों ने एथुर गांव की बदुरिया जुम्मा मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 447 ट्रेसपास और 505 व 506 आपराधिक धमकी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। TMC ने पूछा कांग्रेस बताए EVM कैसे हैक हो सकता है। जम्मू कश्मीर CM भी बोल चुके जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक बात नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने EVM पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग EVM पर संदेह करते हैं उन्हें ये दिखाना चाहिए EVM को कैसे हैक किया जा सकता है। बेतरतीब बयानबाजी से कुछ नहीं किया जा सकता। अभिषेक ने कहा कि EVM पर सवाल उठाने वाले लोगों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए। अगर EVM रैंडमाइजेशन के समय काम ठीक से करती है और मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान बूथ पर लोग ठीक से काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। वहीं अभिषेक बनर्जी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को EVM पर रोना बंद कर देना चाहिए। चुनाव में जीतने पर अगर आप लोग जश्न मनाते हैं और हारते हैं तो EVM पर सवाल उठाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। उमर बोले EVM के जरिए 100 से ज्यादा सांसद चुनते हैं, तब कांग्रेस के नेता इसे अपनी पार्टी की जीत बताते हैं। पार्टी को चुनाव लड़ने से पहले ये तय करना चाहिए कि उन्हें EVM पर भरोसा है या फिर नहीं। भरोसा नहीं है तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। राज्य के फोन टैपिंग केस में एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। OSD रहे लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह, अशोक गहलोत की अब बढ़ेंगी मुश्किलें। देखिए, 4 साल पहले अशोक गहलोत सरकार के समय हुए फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी यानी कि OSD रहे लोकेश शर्मा अब सरकारी गवाह बन गई है। लोकेश शर्मा ने बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया। सियासी गलियारों में चर्चा की इसके बाद पूर्व CM अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बता दें कि राजस्थान की बहुचर्चित फोन टैपिंग केस मामले में पूर्व OSD लोकेश शर्मा की तरफ से सरकारी गवाह बनने के एडवोकेट रोहन वाधवा ने अपील लगाई थी। राज्य के हर निकाय में होगा जमीन बैंक, सरकार खुद बसाएगी कॉलोनी, UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दिए संकेत।
देखिए, आमजन के आसियाने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब निकाय भी आगे आएंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निकायों में जमीन बैंक तैयार होगा। किसानों से जमीन लेकर उनको 25% डेवलप जमीन और पैसा दिया जाएगा। इन जमीनों पर नियोजित तरीके से कॉलोनी बसाकर आमजन को दी जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि निकायों के बाद प्रदेश की सभी नगर निकायों में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की अटकी भर्ती को जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की मंशा अनुभव के आधार पर भर्ती करने की नहीं थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की मांग पर अनुभव को शामिल किया गया। अब संविदा के आधार पर 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। हर 3 महीने में सफाई कर्मचारियों के कामों की समीक्षा की जाएगी। जो काम ठीक से नहीं करेंगे उनको हटाकर प्रतीक्षा सूची से दूसरे अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा। पीसीसी की बैठक के बाद बोले डोटासरा, संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को दी ये चेतावनी। देखिए, बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को 1 महीने के कार्यक्रम सौंपे गए हैं। डोटासरा ने कहा कि सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में 23 पदाधिकारी गैर हाजिर रहे। ऐसे पदाधिकारियों को लेकर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में सिर्फ वही रहेंगे जो अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाएंगे। बैठक के दौरान डोटासरा ने कहा कि ब्लॉक और मंडल स्तर पर संगठन की कार्यकारिणी का गठन शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाकर भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। जयपुर में कोचिंग संस्थान में हुई दुर्घटना चिंताजनक। अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को किया अलर्ट, दी जरूरी सलाह। देखिए, जयपुर के महेशनगर थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग संस्थान में रविवार शाम कक्षा में अचानक 10 छात्र और छात्राएं बेहोश हो गए। इस दुर्घटना पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को जहां अलर्ट किया, वहीं एक बड़ी सलाह भी दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जयपुर में एक कोचिंग संस्थान में हुई दुर्घटना चिंताजनक है। इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कोचिंग संस्थानों में ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि यहाँ क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जो उचित बात नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई थी और भीड़भाड़ वाले इलाकों के स्थान पर अच्छे वातावरण के लिए सोच समझकर प्रतापनगर में कोचिंग हब बनाया गया था। अशोक गहलोत ने कहा कि ये वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थानों के उचित प्रबंधन के लिए बनाई गाइडलाइंस को लागू करे, अविलंब सुनिश्चित करे कि सारे कोचिंग संस्थान पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कोचिंग हब में शिफ्ट किए जाएं। जयपुर गैस लीक हादसे पर राजस्थान में गरमाई सियासत, हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को घेरा। देखिए, जयपुर की उत्कर्ष कोचिंग में हुए गैस लीक हादसे पर अब राजस्थान में सियासत गरमा गई है। इस घटना घंटे बीत चुके और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर भजनलाल सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, कोचिंग सेंटर में गैस लीकेज की वजह से कई छात्रों के बेहोश हो जाने का मामला ये स्पष्ट कर रहा है कि देश के कई कोचिंग संस्थानों में हुए हादसों के बाद भी शासन और प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। ये घटना कोचिंग संचालकों द्वारा की जा रही सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी और लापरवाही को भी उजागर करता है। राजस्थान सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर कोचिंग संचालकों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इतने ही नहीं दोस्तों, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था कि ये घटना न केवल छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि ये हमारे शिक्षा प्रणाली की कमियों को भी उजागर करती है। सरकार को तत्काल प्रभाव से छात्र और छात्राओं को उचित इलाज उपलब्ध करवाना चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था, दूरदराज के इलाकों से स्टूडेंट से पढ़ने शहर आते हैं और सुरक्षा नियमों की पालना न होने के कारण यदि कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। राज्य सरकार से मेरी मांग है कि इस हादसे की गहनता से जांच हो और लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही सरकार समस्त कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षा नियम जारी कर उनकी सख्ती से पालना करवाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। कोटपुतली में NH48 पर पलटा LPG से भरा टैंकर, गैस रिसाव के बाद होटल और ढाबे बंद करवाए, 14 घंटे के बाद हटाया गया। जयपुर से पहुंची टीम। देखिए, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर कोटपुतली के पास बीती रात 1 बजे LPG गैस से भरा टैंकर सर्विस रोड पर पलट गया। 14 घंटे बाद दोपहर 3 बजे टैंकर को सीधा किया। टैंकर कांडला पोर्ट यानी गुजरात से हरियाणा के रोहतक जा रहा था। टैंकर के ड्राइवर राजवीर सिंह ने बताया कि रविवार सुबह गुजरात के कांडला पोर्ट से 17 टन LPG गैस से भरा टैंकर हरियाणा के रोहतक के लिए निकला था। इस दौरान कोटपुतली में रात 1 बजे महरोज कट, जो की भाबरू थाना के पास पड़ता है, उसके सामने पीछे से आ रही एक गाड़ी के कट मारने से टैंकर बेकाबू हो गया और सर्विस लाइन पर पलट गया। टैंकर पलटने
पर आसपास के होटल वाले मौके पर पहुंचे और घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। सूचना पर भाबरू पुलिस टीम पहुंची और घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। इतना ही नहीं दोस्तों, स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर टैंकर सर्विस रोड पर पड़ा रहा। हालांकि इस दौरान जानकारी नहीं थी कि टैंकर में एलपीजी गैस भरी हुई है। सुबह करीब 11 बजे पुलिस की मौजूदगी में 2 क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा करने की कोशिश शुरू की। इस दौरान टैंकर से गैस लीकेज होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। गैस लीक की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गए। आसपास के करीब 500 एरिया मीटर तक सभी ढाबा संचालक और होटल मालिकों को अपनी बिल्डिंग खाली करने के निर्देश भी दिए गए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या केस में एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों। पत्नी निकिता रोज लोकेशन बदलती थी, पुलिस ट्रैक न कर पाई, इसलिए व्हाट्सएप पर कॉल करती थी। एक फोन कॉल से पकड़ी गई। देखिए, अतुल सुभाष आत्महत्या केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी की कहानी सामने आई। पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी कि केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। पुलिस से बचने के लिए वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कर रही थी। इतना ही नहीं, वो लगातार अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में लगी थी। इस दौरान निकिता ने एक फोन कॉल किया था, जिसकी वजह से बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करके शनिवार को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया था। निकिता की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस ने उनके भाई अनुराग सिंघानिया को और मां निशा सिंघानिया को प्रयागराज से पकड़ लिया था। तीनों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। निकिता के चाचा शोक सिंघानिया भी फरार हैं। नारायण मूर्ति ने 17 घंटे काम करने की बात दोहराई। कहा, युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी, देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। देखिए, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखनी होगी, क्योंकि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 800 मिलियन भारतीय गरीबी में है। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं है तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। मूर्ति ने कहा कि इन्फोसिस में मैंने कहा था कि हम सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के पास जाएंगे और अपनी तुलना सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से करेंगे। एक बार जब हम अपनी तुलना सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल कंपनियों से करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम भारतीयों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। उत्कर्ष कोचिंग में गैस लीकेज का मामला, धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया। देखिए, जयपुर के महेश नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अचानक बेहोश हुए छात्रों के मामले में एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। एनएसयूआई कार्यकर्ता कोचिंग के सामने डटे हुए थे। बीते दिन विरोध बढ़ता देख पुलिस ने धरने को हटवाने के प्रयास किए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। किसानों की वीसीआर भरने का विरोध, धक्का मुक्की में गिरी 2 कांस्टेबल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। देखिए, विद्युत चोरी के नाम पर अवैध तरीके से वीसीआर भरने का आरोप लगाते हुए बीते दिन विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। देवपुरा में सभा के बाद कलेक्ट्रेट की ओर पैदल कूच कर कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रखे बैरिकेड से गिरा दिए, तो यहाँ हुई झड़प के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दूर तक खदेड़ दिया। पुलिस ने चांदना समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और बस में ले जाकर दूर हाईवे पर छोड़ा।